बार बार अपने बाप भारत को न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने वाले भारत के नापाक बच्चे पाकिस्तान ने किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन चोरी करके हासिल किए हैं, आज इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, सही देखा है आपने टॉपिक। भोपाल का लड़का चोरी के ब्लूप्रिंट्स और बन गया पाक का परमाणु बम। तो इस टॉपिक पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात है 1965 में हुए इंडो पाक वॉर की। हम सभी लोग जानते हैं सितंबर 1965 में इंडो पाक वॉर समाप्त हुआ था, और हम जानते हैं कि हमने पाकिस्तान को लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में करारी शिकस्त दी थी, और इस शिकस्त से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। इसी बौखलाहट में उसे याद आया कि 1964 से लेकर 66 के बीच में हाल ही में चाइना ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, इसलिए उसे ऐसी उम्मीद लगी कि चाइना जो है वो हमें न्यूक्लियर टेस्ट में मदद करेगी, न्यूक्लियर वेपन बनाने में मदद करेगी। लेकिन चाइना ने उसे आश्वासन देने के अलावा और कुछ नहीं किया। इसके बाद अगला घटनाक्रम यह होता है कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने एक ऐतिहासिक स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट के तहत कहा कि वी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री बट वी गेट वन ऑफ अवर ओन एटम बॉम्ब, वी हैव नो अदर चॉइस। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हम घास खाकर जिंदा रह लेंगे, भूखा रह लेंगे, लेकिन हमारे पास परमाणु बम बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं हो सकता, जब हमारे पड़ोस में इतना ताकतवर देश यानी कि हमारा बाप भारत है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट के साथ पाकिस्तान में भी परमाणु बम बनाने की सुगबुगाहट तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद क्या होता है कि याद रखिएगा कि चाइना ने न्यूक्लियर जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग करी प्रॉपर तरीके से 1964 से लेकर 66 के बीच में, और लगातार वो टेस्ट 80s तक यानी कि 1980s तक लगातार वो टेस्ट करता रहा। इससे पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने पर फोकस करने लगा। इसके बाद हम सभी लोग जानते हैं एक ऐतिहासिक घटना हुई, और उस ऐतिहासिक घटना के बाद यानी कि जब चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हमारे देश के प्रसिद्ध परमाणु विज्ञानी, जिनका नाम था होमी जहांगीर भाभा जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ऑल इंडिया रेडियो को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अगर भारत हमें इजाजत दे तो भारत 18 महीने के भीतर परमाणु बम बना सकता है। सोचिए आप कि ये उस दौर के समय से आगे चलने वाले व्यक्ति थे, होमी जहांगीर भाभा। लेकिन याद रखिएगा कि जनवरी 1965 के लगभग बात करें, एक प्लेन क्रैश में क्या हो गई, इनकी मौत हो गई। इनकी मौत को भी संदिग्ध माना जाता है। कहा जाता है कि CIA के द्वारा इनकी मौत को प्लान किया गया था कि भारत कभी परमाणु शक्ति अगर बन सकता है तो नेतृत्व किसका होगा, होमी जहांगीर भाभा जी का। लेकिन फिर भी ये लगातार भारत को इंकरेज करने में लगे रहे, लगातार प्रयास करने में लगे रहे। आगे बात हम करते हैं तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये उस दौर की एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जनवरी 1965 की, कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में कहा जाए तो प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी इसी स्टेटमेंट के बाद। आगे बात हम करते हैं कि यहां पर 1971 के लगभग पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस जमाने में थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक किताब लिखी, और उस किताब में एक स्टेटमेंट दिया, एक बात कही कि पाकिस्तान की आर्थिक तरक्की से ज्यादा जरूरी उसकी सुरक्षा है, इसलिए हमें परमाणु शक्ति कैसे हासिल हो इस पर काम करना होगा। और ये स्टेटमेंट और ये बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि भारत ने कुछ समय पहले ही 1971 में बांग्लादेश को बना दिया और पाकिस्तान को तोड़ दिया, और एक बार फिर से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। तो इसके बाद से पाकिस्तान में लगातार इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अब हमें किसी भी हाल में परमाणु बम बनाना ही होगा। यह सारा का सारा घटनाक्रम जब पाकिस्तान में चल रहा था, तो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर पूरे तरीके से नजर बनाए रखे हुए थे नीदरलैंड में बैठे हुए पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट। आगे इन पर अपन बात करते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग याद रखिएगा कि 71 के तुरंत बाद भारत में
इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के समय आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। कहां पर हुआ? पोखरण में हुआ। ये वहां के कुछ इमेजेस है। तो यहां आप देख सकते हैं कि जब ये वाला सारा कार्यक्रम हुआ तो ना सिर्फ अमेरिका, चाइना, कनाडा, बल्कि पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया हिल गई कि भारत जो अभी कुछ ही वर्षों पहले आजाद हुआ है, जहां पर रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं हैं, वो परमाणु बम बनाने की गति में आगे बढ़ चुका है, परमाणु संपन्न देश हो चुका है वो। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पीएम भुट्टो जो थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने तुरंत अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया। और ये तमाम घटनाक्रम जो भारत में चल रहा था, इस पर नजर बनाए हुए थे कौन? नीदरलैंड में बैठे हुए अब्दुल कादिर खान, यानी कि जिनको AQ खान भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया? तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कांटेक्ट किया और यह कहा कि मैं पूरे तरीके से इस प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा और मैं परमाणु बम बनाने की जो टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बेहतर जानता हूं, तो प्लीज आप मुझे लीड करने दीजिए, मैं यहां पर परमाणु बम बनाने में पूरे तरीके से सक्षम हूं। तो याद रखिएगा कि उस जमाने में इन्होंने किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया, यानी कि पाक पीएम ने कोई प्रतिक्रिया इनके इस स्टेटमेंट पर नहीं दी। उनको लगा कोई होगा उठाई गिरे ही थे ये, तो उन्होंने कहा कोई होगा उठाई गिरा। फिर बाद में क्या होता है कि अगस्त 1974 में उन्होंने एक बार फिर से जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर और लिखा और इस लेटर में उन्होंने ये कहा फिर से परमाणु बम बनाने की पेशकश की कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूं। तब याद रखिएगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने कुछ खुफिया लोगों को, कुछ खास लोगों को इनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा कि मुझे एक व्यक्ति जो पाकिस्तानी है, नीदरलैंड में रहता है, साइंटिस्ट है, लगातार कांटेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को परमाणु संपन्न बनाने के लिए, तो बताइए इसके बारे में जानकारी निकालो कि एक्चुअली में है कौन, कोई जासूस तो नहीं है दुश्मन देश का। तो याद रखिएगा, उन्होंने जब पूरा इसके बारे में इंक्वायरी करी, तो इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने पूरे तरीके से वो कंफर्म हो गए कि हाँ ये व्यक्ति सक्षम है। और उन्होंने क्या किया? नीदरलैंड में रहते हुए AQ खान से बोला कि तुम वहीं रहो, पाकिस्तान मत आओ और पूरी जानकारी जो है वो जुटाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो और हमें जब जरूरत होगी तब हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो याद रखना, नीदरलैंड में रहकर और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए कहा। यह बात इसलिए कहेगी क्योंकि अगर आप वहां से निकलकर किसी और क्षेत्र में जाते हैं तो फिर आपके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, आप पकड़ाए जा सकते हो, लोगों को इसके बारे में पता चल सकता है, दूसरे देश की गवर्नमेंट्स को। तो याद रखिएगा, यहां पर ये इनके बारे में कुछ जानकारी है, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं इनके बारे में आपको बताने के लिए। आपके पास ये स्लाइड्स हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा कि कहां कहां से इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी। हाँ, ये जरूर आपको बता देता हूं क्योंकि हमारे थंबनेल में लिखा था भोपाल का लड़का, तो याद रखिएगा कि इनका जो जन्म है ये 1936 में भोपाल स्टेट में हुआ था और इनके पिताजी एक हेडमास्टर थे, अब्दुल गफूर, ठीक है, उनके यहां जन्म हुआ। और उसके बाद बंटवारे के बाद अगस्त 1952 में कहां चले गए? तमाम भारतीयों के साथ, जो भारतीय पाकिस्तान गए थे, तो ये भी इनके पिता के साथ कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान जाने के बाद फिर कराची नगर निगम में काम किया, फिर बाकी कहां चले गए? फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेल्जियम चले गए, बेल्जियम के बाद फिर ये नीदरलैंड की फिजिक्स डायनेमिक्स लेबोरेटरी में काम करने लगे और उसी के बाद इनको सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी वाला जो पूरा सेगमेंट था न्यूक्लियर एनर्जी में या न्यूक्लियर वेपन में, उस टेक्नोलॉजी को नजदीक से समझने का मौका मिला। और याद रखिएगा, चूंकि इनको बहुत ज्यादा वहां पर निगरानी में नहीं रखा गया था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो टेक्नोलॉजी जर्मन से डच लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे उस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी को समझ लिया और टेक्नोलॉजी को समझने के बाद क्या कर दिए? वहां से टाप दिए ब्लूप्रिंट्स। क्लियर है? वहां से ब्लूप्रिंट्स को इकट्ठा कर लिया। अब ब्लूप्रिंट्स जैसे इन्होंने इकट्ठे करे तो इसके बारे में जानकारी किसे लग गई? नीदरलैंड की गवर्नमेंट को। उनको लगा कि ये व्यक्ति जो है हमारे देश में रहकर कुछ संदिग्ध काम कर रहा है, इसीलिए नीदरलैंड की गवर्नमेंट इनको पकड़ती उसके पहले ही इन्होंने क्या कर लिया? वहां से अपनी पत्नी के साथ भाग लिए। 15 दिसंबर 1975 को भाग लिए वहां से, क्योंकि नहीं तो नीदरलैंड की गवर्नमेंट इनको आधे में ही लटका देती उधर। इस बीच में इन्होंने नीदरलैंड में रहकर क्या किया? सारी टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स जो है उनको इकट्ठा किया और ब्लूप्रिंट्स इकट्ठा करने के बाद याद रखना कि जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में जो जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह या जो भी टेक्नोलॉजी लगती है, वो बेचने वाले यूरोप के सप्लायर्स जो होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई और उन सप्लायर्स से कांटेक्ट किया। इसी कारण से नीदरलैंड की गवर्नमेंट को इनके ऊपर
शक हो गया। याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये कहां आ गए? पाकिस्तान आ गए, नीदरलैंड को छोड़कर। अब पाकिस्तान आए तो भैया इनके लिए कोई प्रॉपर काम बताना था कि आप यहां पर रहकर क्या काम करेंगे। तो आप देखिएगा यहां पर इन्होंने खान अपने साथ सभी ब्लूप्रिंट, डॉक्यूमेंट और सप्लायर की लिस्ट लेकर पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ जो है काम करना शुरू कर दिया। यानी कि अब प्रॉपर तरीके से एटॉमिक एनर्जी पर काम हुआ। किसके माध्यम से? चुराए हुए ब्लूप्रिंट्स के माध्यम से। लेकिन आप याद रखना, भारत भी कमजोर नहीं है इन मामलों में। भारत ने क्या कदम उठाए वो देखो आप अभी। तो यहां पर देखिए इस तरीके के कुछ ब्लूप्रिंट्स होते हैं किसके? न्यूक्लियर एनर्जी के। आप लोग अगर ध्यान से देख सकें, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लें तो 1 हफ्ते के अंदर आप भी न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, फिर अपन सब लोग पाकिस्तान पर फेंक देंगे। ठीक है, ध्यान से देख लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ब्लूप्रिंट जितने भी लोग हैं यहां पर एक बार परमाणु बम बनाने की कोशिश तो जरूर करना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर भारत के जासूसों ने बालों से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का पता लगा लिया। अब क्या होता है भाई साहब कि जैसे ही हल्की सी भनक लगती है किसको? भारत को, यानी कि रॉ को। तो रॉ ने अपने कुछ जासूसों को क्या किया? पाकिस्तान भेज दिया। हमेशा भेजता है। तो रॉ ने कुछ जासूसों को पाकिस्तान भेज दिया और वो जासूस लगातार लगे रहे इनके बारे में, इनके घटनाक्रमों के बारे में, कामों के बारे में पता करने के लिए। तो क्या होता था कि जो केआरएल नाम की संस्था थी, यानी कि खान रिसर्च लेबोरेटरी नाम की जो संस्था थी, ये लिखा हुआ है यहां पर, डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी, पाकिस्तान में है ये। तो यहां पर काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे थे, वो एक कुछ नाई के यहां पर बाल कटवाने के लिए आते थे। तो बाल कटवाने के लिए आने वाले नाइयों के यहां जब बाल कटिंग के बाल पड़े हो गए, तो उन्होंने क्या किया? उन एजेंट्स ने, जो रॉ के एजेंट्स थे, उन्होंने उन बालों को उठाया और अपनी लेबोरेटरी लेकर गए। पता चला कि उन बालों में रेडिएशन था, क्योंकि आप अगर किसी न्यूक्लियर वेपन या किसी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के आसपास रहते हैं तो आपके बालों में भी रेडिएशन हो जाते हैं। तो रेडिएशन जैसे ही दिखा तो उनको कंफर्म हो गया कि हाँ साहब, यहां पर तो न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम चल रहा है और जोर शोर से चल रहा है। तो आप सभी लोग याद रखना, अभी कुछ समय पहले बॉलीवुड ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम है मिशन मजनू, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रॉ के एजेंट का काम किया है। तो ये मूवी जो है ये उसी पर बेस्ड है, उसी घटनाक्रम पर कि किस तरीके से रॉ के एजेंट पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान में पूरे तरीके से पता करते हैं वो कि ये केआरएल नाम की लेबोरेटरी में क्या चल रहा है, पाकिस्तान का प्लान क्या है। तो इस मूवी में आपको वो दिखाया गया, आप देख सकते हो, जोरदार मूवी है, मजेदार। ठीक है, अब क्या होता है, बालों से पता लग गया। अब आगे ये होगा कि जो रॉ के एजेंट्स थे उन्होंने उस जमाने के भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था मोरारजी देसाई, उनको फोन लगाया और फोन लगाकर यह कहा कि सर आप हमें सिर्फ 10,000 रुपया की व्यवस्था करवाइए, हमने वहां की रिसर्च लेबोरेटरी में जो ब्लूप्रिंट्स हैं उनको अपने पास बुलवाने की बात कर ली, मात्र 10,000 रुपए में अपने को ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे। लेकिन 1977 के आसपास 10,000 रुपए बहुत होते थे, तो सरकार ने इनको 10,000 रुपए देने से मना कर दिया कि इतनी बड़ी रकम तो भैया हम नहीं दे पाएंगे। उल्टा मोरारजी देसाई जी ने एक कदम बढ़ाते हुए यह कर दिया कि उस जमाने में पाकिस्तान के जो सैन्य कमांडर थे, जिनका नाम था जिया उल हक, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका के खुद गद्दी को पकड़ लिया था। तो ये जो जिया उल हक साहब हैं, ये बैठे हुए यहां पर पाकिस्तान के कमांडर रहे, जनरल रहे और उसके बाद फिर वहां के सर्वे बन गए। तो इनके साथ इनकी अक्सर मीटिंग्स होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी, मित्रता थी इनकी। तो इन्होंने मोरारजी देसाई जी ने होशियारी मारते हुए फोन लगाया और बोल दिया कि आपके यहां पर जो खुफिया काम चल रहा है ना, उसके बारे में हमें जानकारी है। तो जैसे ही इन्होंने ये बात कही तो इनको तो तक बुद्धि नहीं थी, लेकिन इन्होंने तुरंत दिमाग लगा लिया। बहुत तेज आदमी था ये। इसने दिमाग लगा लिया कि साहब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है, न्यूक्लियर वेपन का, इसके बारे में भारत को भनक लग चुकी है। और इसने तुरंत अपना पूरा खुफिया तंत्र तैयार किया और पूरे पाकिस्तान में फैला दिया और जहां जहां पर रॉ के एजेंट से उनके ऊपर दबस देना शुरू करवा दी और लगभग 1 से 2 साल के अंदर रॉ के सारे एजेंट्स को पाकिस्तान से बाहर कर दिया। तो ये सारा काम जो है जिया उल हक ने किया। अब ये काम हुआ, ब्लूप्रिंट्स वगैरह तो वहां से चले गए। अब क्या किया जाए? तो याद रखिएगा, ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई ना, ये द काउबॉय ऑफ रॉज, बी रमन नाम के एक व्यक्ति हैं जो रॉ में पहले काम करते थे खुफिया तंत्र में, उन्होंने ये किताब लिखी है, उसमें इस घटना का जिक्र किया। मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई ब्लूप्रिंट्स तो गए, अब क्या किया जाए? तो इस समय पाकिस्तान की मदद करने के लिए आया चाइना, और चाइना ने 1918 में पहली बार पाकिस्तान के साथ शेयर किए ये ब्लूप्रिंट्स। क्लियर है? पाकिस्तान के साथ शेयर किए ये ब्लूप्रिंट्स कि आप आगे बढ़िए, न्यूक्लियर वेपन बनाइए, आपके पास साइंटिस्ट हैं, ब्लूप्रिंट्स हम आपको देते हैं, आप आगे बढ़िए।
तो ये सारे काम हुए कि जिया उल हक की मदद किसने करी? चाइना ने मदद करी। हालांकि ये उस जमाने में चाइना के प्रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है, ये जिनपिंग साहब है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं भैया आगे, तो ध्यान रखिएगा इसी समय क्या होता है कि 1998 में भारत एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है, दूसरा वाला। क्लियर है? कहां पर होता है? पोखरण में। तो इंडिया ज्वाइंस न्यूक्लियर क्लब सक्सेसफुल अंडरग्राउंड टेस्ट एक्सप्लोजन। तो पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुनः एक बार क्या किया जाता है? न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, और इससे फिर से एक बार दुनिया बौखला जाती है। इस घटना के ऊपर भी एक मूवी है, आप सभी लोगों ने देखी होगी, पोखरण नाम से, जॉन अब्राहम की। देख सकते हैं आप मूवी कि किस प्रकार से भारत को जब न्यूक्लियर टेस्ट करना था तो कौन कौन सी समस्याओं से भारत जूझा था, दुनिया की कैसी नजर भारत के ऊपर थी, और स्पेशली अमेरिका की, कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट ना करने पाए। तो कैसी टाइमिंग के साथ सारी चीजें होती थी, आप देखिएगा उस मूवी को। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि ये ठीक है, तो ये जो वीडियो है आप समझ सकते हैं ये क्या है? पोखरण टेस्ट का, यानी कि जब भारत ने दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके फोटो है। अब बात करते हैं अपन आगे। तो पाकिस्तान ऑप्ट टू गो न्यूक्लियर। अब इसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी क्या कर दिया? अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया उन चुराए हुए ब्लूप्रिंट्स से। और न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद भारत की टेस्टिंग के लगभग 15 दिन के बाद ही अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया इस साइट पर। क्लियर है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान में बात करें हम तो यहां पर उसने क्या किया था? अपना न्यूक्लियर टेस्ट पहला वाला ट्राई किया और परमाणु संपन्न देश बन गया। तो ये जिस परमाणु हथियारों को चलाने की धमकी देता है, क्लियर है, तो याद रखना ये जो धमकी देता है ये चुराए हुए परमाणु बम है, चुराए हुए ब्लूप्रिंट से बनाए हुए बम है, और भारत को ये सिखाता है। भारत ने अपनी दम पर सारे के सारे परमाणु हथियार बनाए। तो सैल्यूट है ऐसे तमाम देश के रणबांकुरों को, जिनमें होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे तमाम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अंडरग्राउंड रहकर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया और भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनाया। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास लगभग 170 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं और भारत के पास लगभग 180 के आसपास न्यूक्लियर वेपन है। क्लियर है? ये एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा है। अब बात करते हैं कि साहब AQ खान का हुआ क्या? जो अब्दुल कादिर खान थे जिन्होंने ये पूरी रामायण रची थी, उनका क्या हुआ? तो देखो आगे समझो आप कि फरवरी 2005 में टाइम मैगजीन ने AQ खान की कवर स्टोरी को लगाया और कहा द मर्चेंट ऑफ मिनेस, यानी कि खतरों का सौदागर। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब इनको खतरों का सौदागर काहे कह दिया? तो याद रखिएगा कि AQ खान को आप जितना समझ रहे हो ना, उससे भी आगे का खिलाड़ी था ये। खिलाड़ी मतलब क्या? एक हिसाब से समझ सकते हैं मौत का सौदागर ही था। इसने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में समझा, पढ़ा और उससे न्यूक्लियर वेपन बनाए, उस टेक्नोलॉजी को ये क्या करने लगा? दुनिया के और देशों को बेचने लगा। दुनिया के और देशों को, नॉर्थ कोरिया को बेच दी और तमाम देशों को भी बेच दी, और उसका व्यापार करने लगा, इलीगल बिजनेस करने लगा। और इलीगल बिजनेस करने के कारण ही टाइम मैगजीन ने इसको क्या लिखा? खतरों का सौदागर। और एक बार तो इसने क्या किया था? ऑनलाइन, मतलब इसको टीवी पर आकर माफी मांगना पड़ी थी कि साहब हाँ, मैंने उनको न्यूक्लियर हथियार बेचे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, दुनिया में शांति फैलाने के लिए नहीं, क्रांति फैलाने के लिए मैंने हथियार बेचे हैं। तो याद रखना इसने इस प्रकार की चीजें करी। इसके बाद खान को नजरबंद कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ना तो वे आजाद रह पाए ना ही कैद। और 10 अक्टूबर 2021 को कोविड के कारण फेफड़ों में इसको परेशानी हुई, इतना रेडिएशन के बीच में रहा तो फेफड़े तो इसके खत्म होने ही थे। उसके बाद इसकी क्या हो गई? मौत हो गई। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हीरो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया। इसने क्या कर दी? सेंट्रीफ्यूज डिजाइन, कंपोनेंट, एक्सपर्टीज की ब्लैक मार्केटिंग करके अरबों रुपया कमाया। और मर गया कैसे? फेफड़ों की बीमारी लेकर। तो ऐसे पैसे का क्या करेगा भाई? समझ में आई बात? तो ये सारी की सारी चीजें, ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया जैसे देश जो है ये खान के कस्टमर थे, जिसको इनने क्या किया था? न्यूक्लियर वेपन भेजे थे। तो ये थी दोस्तों न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले पाकिस्तान की एक दुख भरी कहानी, कि आज भी उसके ऊपर ठप्पा लगा है कि तुमने भाई चोरी करके न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक जोरदार सा आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय हिंद। अगर आप भारत से प्यार करते हैं, भारत माता की जय।